परिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोई सव्वसाहुणम्। ये सुन प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था। आज उसका एक अंतिम नियम देखते हैं और नियम है कि अंतिक शब्द हो अथवा बाढ़ शब्द हो। अंतिक शब्द का अर्थ होता है निकट और बाढ़ शब्द का अर्थ होता है दृढ़ या अच्छा। ये दो शब्द हो तो इनके क्रम से यस्वन प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंतिक के स्थान पर नेद आदेश होता है और साद आदेश होता है। और ये दोनों आदेश जो है उसके साथ यस्वन जब लगाएंगे तो ये नेदियस बन जाएगा, क्योंकि अंतिम स्वर का लोप होता है। और ये सादियस बन जाएगा क्योंकि अंतिम स्वर का लोप होता है। ये सारे नियम हो गए। तो अभी तक अपन ने दो प्रकार के प्रत्यय देखे, एक करप प्रत्यय देखा, एक ईयसुन प्रत्यय देखा। अब अपन दो प्रत्यय और कर लेते हैं। अब तो बहुत सरल सा प्रत्यय हो गया। अब करेंगे अपन तमप प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय। कुछ भी नहीं करना है। तरम प्रत्यय जो लगाया था अपन ने, उसके स्थान पर तर के स्थान पर तम लगाना है। एकदम शॉर्टकट। बाकी सारे नियम आप पेस्ट कर लो। उदाहरण के लिए हमने कहा था अधिकतर, तो यहां क्या होगा? अधिकतम। सारे की सारे नियम वो की वही लगने, कुछ नहीं लगाना। ठीक। अब दूसरा विषय अपना इष्ठन प्रयोग। तो जितने भी ईयसुन प्रत्यय लगाए थे उसमें अपन ने क्या किया था? ईएस लगाया था। अंकित भैया, तरक प्रत्यय का प्रयोग होता है दो में से एक तुलना करनी हो तो, एक को श्रेष्ठ या कनिष्ठ बताना हो। और तमप और इष्टन प्रत्यय का प्रयोग होता है अनेकों में से एक को छांटना हो तो, चाहे श्रेष्ठ रूप में या कनिष्ठ रूप में। अनेकों में से एक को छांटना है तो तमप प्रत्यय लगेगा या इष्टन प्रत्यय लगेगा। तो यशुन प्रत्यय का यस बचा था, उसके स्थान पर अपने को इष्टन प्रत्यय लगाएंगे तो बचेगा इष्ट। ठीक। बाकी जितने नियम हैं वो भी पेस्ट कर लो ये सुन के। तो आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो अपने चार प्रत्यय हो गए। ये दो प्रत्यय तो नाम में ही आ गए। कर लो।
यही कर लेते अपन एक उदाहरण के लिए। हो गया। तरक तमक भी बताया ना, अधिकतर अधिकतम। जो आपने किया, जहां जहां आपने तर प्रत्यय लगाया है वहां तम प्रत्यय लगा दो, नियम वही लगा दो, तो आपको नई तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अब अगले प्रत्ययों की चर्चा करते हैं अपन। एक प्रत्यय है ठक प्रत्यय। भैया मैं वापिस कर, ये सुन, प्रत्यय के जितने नियम हैं सारे की सारे आंख मूंद करके स्टन में लगा देने हैं। अंतर क्या होगा? वहां दो में से एक को छाटा गया था, या अनेकों में से एक को छाटा जा रहा है। बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। ठक प्रत्यय प्रयोग काल में ठक के स्थान पर इकण होता है। ठक के स्थान पर इकण आदेश हो जाता है। अब अपन एक सामान्य नियम देखते हैं, एकदम सामान्य। मान लेते हैं कि मैं एक शब्द लेता हूं यहां पर, सरल शब्द से ले लेते हैं अपन, क्षय। है ना? प्लस ठक, तो ये हो जाएगा क्षय धन इकट। को अधिक कोई परिश्रम नहीं करना है। जहां जहां भी न की इत संज्ञा होती है और न का लोप हो जाता है, जहां जहां भी, वहां वहां दो काम करने हैं। पहले स्वर अंतिम स्वर का लोप और पूर्व स्वर की वृद्धि। और बाद में जोड़ दो क्षाई। ठीक। अब इसमें कुछ नया काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। कितना सरल हो गया देख लो। कुछ उदाहरण देख लेते। इतिहास धन इकण, अपन डायरेक्ट इकण ही लिखते हैं। है ना? तो न का हमने लोप किया। अब न का लोप करते ही दो क्रिया हो गई। स का अ का लोप हो गया, और इधर ई का आई हो गया। अब इसको मिला दो। ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, ये सभी इसी में आएंगे अंकित भैया। एक और उदाहरण देते हैं। भूमि धन इकण, न का लोप किया। रूबी दीदी, वृद्धि संधि में हमने देखा था अ बराबर आ,
ई ई बराबर आई, उ उ बराबर औ, री री बराबर आर, और री री बराबर आल। ये वृद्धि का नियम है। अब आप देखो, इकड़ में से हमने न का लोप करते ही यहां क्या करना है, अंतिम स्वर का लोप करना है। अंतिम स्वर है ह्रस्व ई, और ऊ का औ करना है। भौमिक, भौतिक, सार्वभौमिक। ठीक है। अचानक का नियम है उसका एक रूबी दीदी, व्याकरण में कोई भी अचानक नहीं होता। मैं वापस कह रहा हूं, जब भी नकार का लोप होगा, अंत्य स्वर का लोप और पूर्व स्वर की वृद्धि होगी। मतलब आदि स्वर, पूर्व स्वर है ना, आदि स्वर, आदि स्वर की वृद्धि होगी। ये दो काम तो होंगे ही होंगे, और बाद में केवल आपको संधि कर देनी है। पुराण, इसका अर्थ क्या निकलेगा, भूमि से संबंधित इकण, भूमिका होगा ना, भूमिका तो भूमिका होगा। तो हमने किया न का लोप, तो इस न को कर दिया हलंत, ऊ को कर दिया औ, तो ये पौराणिक हो गया। अब देखिए, भूमि में दीर्घ था, पुराण में ह्रस्व है, वृत्ति, धन, इकण। हमने न का लोप किया, तो हलंत हो गया, और चूंकि री है तो री का आर हो गया, तो ये बनेगा वार्तिक। अब यदि वृद्धि वाला ही शब्द हो, तो जैसे साहित्य, धन, इकण, तो कुछ भी नहीं, अंतिम स्वर का लोप करना, और वृद्धि की वृद्धि होती नहीं, तो ये बन जाएगा साहित्यिक। विचार का वैचारिक। ठीक है ना। शिक्षा का शैक्षिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विवाह का वैवाहिक, परिवार का पारिवारिक, न्याय का न्यायिक। अब प्रश्न है, इसका अर्थ क्या है, अपन ने प्रत्यय तो देख लिया, से संबंधित या का। इतिहास से संबंधित या इतिहास का। हाँ, ऐतिहासिक है ना, इतिहास का, ऐतिहासिक कथन है, इतिहास का कथन है, या इतिहास से संबंधित कथन है। भौमिक, भूमि से संबंधित है या भूमि का है। वार्तिक,
वृत्ति का है या वृत्ति से संबंधित है? हाँ, निमित्त से निमित्त से होने वाला नैमित्तिक। तो बिल्कुल अर्थ क्या होगा? से संबंधित या उससे संबंधित। उसका। न्याय न्याय स्वतः शब्द न्याय का एक न्यायिक। अरे भगवान, न्याय का कैसे होगा? जैसे साहित्य का हुआ। न्याय धन इकन, न का लोप होते ही य का तो हलंत हो जाएगा, लेकिन वृद्धि की वृद्धि रहेगी, इसलिए हो जाएगा न्यायिक। तो ये एक बड़ा काम पूरा हुआ कि हमने ठक प्रत्यय और देख लिया। इसी प्रकार एक प्रत्यय और देखते हैं। उस प्रत्यय का नाम है मयट प्रत्यय। भैया, नैयायिक अलग चीज है और न्यायिक अलग चीज है। चलिए, मयट प्रत्यय की बात करते हैं। मयट प्रत्यय का मय शेष रहता है। ठीक। इसके इसका जो प्रयोग होता है वो संज्ञा के अंत में होता है। संज्ञा यानी नाम। नाम के अंत में होता है। और विशेष बात यह है कि ये विशेषण होता है, विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होगा। अच्छा, एक विशेष नियम क्या है? खाद्य वस्तुओं को छोड़कर वस्तुवाचक शब्दों से कार अर्थ में मयट का प्रयोग होता है। एक ध्यान रखना, विकार का अर्थ हो से बना हुआ। विकार का अर्थ क्या करना है? से बना हुआ। का प्रतिफल। विकार का अर्थ दुष्य पदार्थ नहीं है, विकृति नहीं है, परिवर्तन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि प्राय करके गुण विकाराः पर्यायाः ऐसा शब्द जब जैनागम में आया तो प्राय करके ये समझा गया कि विकार यानी विकृति, विकृति यानी दोष, जबकि केवल ज्ञान भी विकार है, ज्ञान का परिणमन है ना। तो यहां पर क्या रखना है ध्यान में कि खाद्य वस्तुओं का अगर नाम हो, अब ध्यान रखना, जलेबी मय नहीं होगा लेकिन अन्नमय होगा, क्योंकि अन्न खाद्य वस्तु नहीं है। मतलब खाद्य वस्तु के जो नाम हैं उनको छोड़ना है। बाकी विकार अर्थ में मयट का प्रयोग होता है, या प्रचुरता के अर्थ में मयट का प्रयोग होता है। बहुलता। से निर्मित, से युक्त, इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब चूंकि विशेषण है तो विशेषण तीनों लिंगों में,
तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में विशेष्य के अनुसार चलेगा। ठीक है ना। आगे, यदि पुल्लिंग है तो वीर के समान, स्त्रीलिंग है तो विद्या के समान, और नपुंसक लिंग है तो ज्ञान के समान रूप बनेंगे। लेकिन वापिस कह रहा हूं, आपको क्या देखना है कि ये विशेषण है, तो फिर विशेष्य देखना पड़ेगा और विशेष्य के अनुसार इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अपन एक दो प्रयोग करके देखते हैं। तत्, धनमय, तो मयट प्रत्यय है। हमने संधि के प्रकरण में देखा था कि प्रथम वर्ण के आगे पंचम वर्ण आने पर पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होता है या पांचवा होता है। लेकिन यदि प्रत्यय वाला प्रयोग हो तो फिर पांचवा ही होगा। तो ये हो जाएगा तन, धनमय बराबर तन्मय। ऐसे ही वाक्मय, वही नियम, प्रत्यय है। वरना तो ये त का क का ग भी हो सकता था और अंग भी हो सकता था। लेकिन चूंकि प्रत्यय वाला मकार है, मतलब प्रत्यय वाला पंचम वर्ण है, इसलिए ये होगा वांगमय। अब इनकी लिंग संज्ञा होगी। जैसे मुझे कहना है वांग्मय से या वांग्मय के द्वारा, तो मैं कहूंगा वांग्मय न। ठीक है ना। मुझे कहना है वांग्मय का, जैसे वांग्मय का रहस्य समझो, तो वांग्मयस्य। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जब भी इसका प्रयोग होगा, यहां प्रश्न है रूबी दीदी का, चिन्मय में से क्या सही है। दीदी पहले तो एक बात बताइए कि त का पंचम वर्ण न होगा या य होगा, क्योंकि कोई भी वर्ण अपने पंचम वर्ण को प्राप्त होगा। ठीक है। अब वस्तु नियम की बात देखें। नहीं नहीं, क्षमा नहीं दीदी, पढ़ाई के समय कोई क्षमा नहीं, कोई क्रोध नहीं। पढ़ाई के समय पढ़ाई, मैं केवल याद दिला रहा हूं कि क्या होता है। क्योंकि एक दो शब्द नहीं है, हजारों शब्द है जहां पर हमें इस तरह के परिवर्तन संभावित है। तो परिवर्तन करते समय हमारा ध्यान क्या होगा। अभी तक हमने कुछ आदेश दिए हैं, च का क, है ना, ज का ग, इस तरह के आदेश दिए गए हैं। तो जहां आदेश हुए हैं वहां की बात अलग है। लेकिन जहां पर आदेश नहीं है वहां पर सामान्य नियम चलते हैं। और जब सामान्य नियम चलते हैं तो वहां पर प्रत्न जो भी वर्ण का परिवर्तन होगा वो अपने ही वर्ण में होगा। जैसे वाक गंगा, तो क्या किया इसका। ठीक ना। क्योंकि ऊपर वो नहीं है आगे पंचम। नहीं नहीं, बात पंचम की नहीं, क का ग हुआ, है ना। चलिए यहां पर अपन दूसरा कोई उदाहरण लेकर देखते हैं।
वाक ईश्वरी, तो ये हो जाएगा वागीश्वरी। तो यहां भी क का ग हुआ, क्योंकि आगे स्वर कर रहा है। अब ये जो क का ग हुआ है ये विकार है। विकार का अर्थ विकृति नहीं है, परिणमन, परिवर्तन, इसको हम विकार कहेंगे। तो ये विकार इस तरह से इसमें होते हैं। चलिए अपन मूल शब्दों की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण, स्वर्णमय, हिरण्य, हिरण्मय। हाँ, संधि में जो नियम लगने वो होने हैं, संधि का नियम लगेगा। स्वर्ण तो स्वर्णमय, रूप्यमय, हेममय, इसमें आता है ना तत्वार सूत्र में। पर्वतों का जो कहा, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। तो इस तरह का मयट प्रत्यय लग करके अब आप जितने भी शब्द है जिनका वस्तुवाचक शब्द है और वस्तुवाचक शब्दों का आपको प्रयोग करना है। प्रचुरता का होगी, स्वर्ण से, स्वर्ण से बना हुआ, स्वर्ण से संबंधित। तो आपको ऐड करना नहीं किया है ना, प्रचुरता ही, प्रचुरता से निर्मित किया। विकार के अर्थ में मैट का प्रयोग होता है। खाद्य वस्तुओं को छोड़कर तो स्वर्ण क्या है ना। तो फिर खाद्य वस्तु तो नहीं ना। तो हमने क्या बोला, खाद्य वस्तु को छोड़कर वस्तुवाचक शब्दों से विकार अर्थ में मैट का प्रयोग होता है, तो विकार है। यानी स्वर्ण से बना हुआ, ये स्वर्णमयी पाषाण है। हाँ, स्वर्णमयी प्रतिमा। तो इस तरह से हम लोग मयट प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्वर्णमयेण पाषाणेन, स्वर्णमयस्य पाषाणस्य सौंदर्यम, वो तो आपने विभक्ति के अनुसार सौंदर्य स्वर्णमयीषु पाषाणेषु। तो इस तरह से जिस तरह भी हम प्रयोग करना चाहे उसकी अपनी व्यवस्था उसके विशेष्य के अनुसार होगी, क्योंकि ये विशेषण है। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।